दोस्तों। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 12 के बारे में मैंने आपको बताया था और उसमें आपको मेंशन किया गया था कि इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर के पे डिस्कस करना है। तो चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर पे डिस्कस करते हैं। तो पहले इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर्स के जो डिस्क्रिप्शंस हैं, जो टॉपिक पे है, मैं आपको बताऊंगा। फिर दिन उसके बाद जो है क्वेश्चंस पे मैं उसका एक वीडियो बनाऊंगा। फिर एग्जाम्पलर का क्वेश्चंस पे वीडियो बनाऊंगा। जो छोटे छोटे जो होंगे ना, तो आपको भी बोरिंग नहीं लगेगा और इससे आपको इजी होगी और अच्छे से आप फोकस भी कर पाइएगा, है ना। अगर मतलब नोट्स की अगर लगता है कि हाँ आपको नोट्स है, तो अपना फीडबैक दें। आप अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें ताकि बहुत खुशी हो। और फिर उस पर मैं एक हो सकता है कि अगर आपका फीडबैक आता है मेरे लिए, तो फिर मैं उस पर एक ज़रूर है कि इसका जो एक PDF है वो तैयार मैं करूं। इस पर मतलब जो नोट्स है वो मैं बना सकूं। तो दर्शकों, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। तो ज़रूर अपना फीडबैक दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। और जो भी आपको अगर वीडियो को जो भी आपको लगता है वीडियो में कुछ भी त्रुटियां हैं, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। अगर आपको है ना, तो इस चीज़ों पे आप ज़रा ध्यान दें। अगर कोई असुविधा हो जाए इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो चलते हैं, ज़रा वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ओके, चलिए। तो इसमें ये दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे इसमें इलेक्ट्रिक करंट है। तो जो भी चीज़ें हैं वो डेफिनेशन को हमें रटना नहीं है, हमें समझना है, अंडरस्टैंड करना है। तो डेरिवेशन के बेसिस पे हमें समझना है। यानी मतलब इलेक्ट्रिक करंट का जो डेफिनेशन होगा वो उसका डेरिवेशन है, उससे रिलेशन दिया गया है। तो मैंने अब टॉपिक में जो बताया था वो एक्चुअली में I फिर Q और T, ये तीनों में क्वांटिटी मतलब क्वांटिटीज़ हैं। इसमें I फॉर करंट को शो किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को। Q फॉर चार्ज होता है ना, और T हो गया यहाँ पर टाइमिंग हो गया। तो चलते हैं, पॉइंट को ज़रा बढ़ाते हैं। I बराबर यहाँ पर क्या होता है ना कि Q/T होता है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर कि कोई एक कंडक्टर है, तो कंडक्टर में जो फ्लो ऑफ चार्ज है पर यूनिट टाइम में, उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो इसका भी यूनिट भी आपको ईजिली से हो जाएगा। यहाँ पे चार्ज है तो चार्ज का यूनिट जो है कूलम्ब हो जाएगा और कूलम्ब पर सेकंड हो जाएगा। तो इसी कूलम्ब पर सेकंड को हम बोलते हैं यहाँ पर कूलम्ब पर सेकंड को यहाँ पर हमारा जो कूलम्ब पर सेकंड होगा वो आ जाएगा हमारा 1 एम्पियर। तो सीधी सी बात है, आप इसको डेफिनेशन भी तैयार कर सकते हैं, इजी है आपके लिए, कि किसी भी कंडक्टर में 1 कूलम्ब चार्ज जो है पर सेकंड में पास करेगा, यानी 1 सेकंड में पास करेगा, वही हमारा 1 एम्पियर कहलाएगा। ठीक है, तो हमारा डेरिवेशन कंप्लीट होगा। तो यूनिट भी ईजी है। मतलब यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा डेरिवेशन मस्ट होता है, उसको ध्यान रखना। और डेरिवेशन के बेसिस पे आप यूनिट को रिप्रेजेंट कर सकते हो और फिर आप मतलब उसको डिफाइन भी कर सकते हो, है ना। तो सर्किट भी है, आपको किसी भी सर्किट में जो भी करंट पास करेगा वो किसी सर्किट में ही पास करेगा, इसलिए इस पॉइंट पे यहाँ पे सर्किट की बात कही जा रही है। तो बहुत सारे सर्किट को हो सकता है, ओपन सर्किट हो तो ओपन सर्किट में तो करंट तो पास करेगा नहीं, कभी भी होगा तो क्लोज सर्किट ही होगा। अब चाहे वो बैटरी से आप टॉर्च बल्ब जला रहे हो, वो भी कंप्लीट सर्किट ही होगा, है ना। तो और भी चीज़ें हैं, मतलब एक सर्किट कंप्लीट करने के लिए है। देखिए ये सब जो भी हम लोग देखने वाले हैं ना, सब सारे जो भी अगर एक्सपेरिमेंट को देखना है तो हम सेल को यूज़ करते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल करंट है तो करंट से कोई छेड़छाड़ थोड़ी करने जाएगा। इसलिए क्या करते हैं ना कि किसी सेल को यूज़ करके हम उस चीज़ों को देखते हैं, मेंशन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ओके, तो चलते हैं इसमें आगे की ओर में। और एक चीज़ और है दोस्तों, जो मैंने आपको बताया कि I = Q/T होता है, वही आपका Q बराबर जो होता है वो N/E होता है। यानी N हो गया यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और ये इलेक्ट्रॉन हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। ठीक है,
एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो मैग्नीट्यूड में दिया गया है, वैल्यू 1.6 उसका मैग्नीट्यूड हो गया, मतलब निगेटिव पावर होगा, इलेक्ट्रॉन है तो निगेटिव पावर तो होना ही है ना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होगा। ओके, तो आगे जरा हम पॉइंट पे देखते हैं आगे। तो इस पे इसी के यूज़ करके आपको आएगा, मैं इस पे भी एक जो भी न्यूमेरिकल वाइज है वो आपको मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए ताकि आपके सारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ओके, तो चलते हैं आगे की ओर में। फिर आपको जो सर्किट, हाँ देखिए, तो ये तो क्लियर हो गया। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो V से रिप्रेजेंट होता है, तो V बराबर होता है वो W/Q, यानी जो एक कूलम चार्ज को किसी इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे हम जो लाते हैं ना, वो हमारा वर्क है, 1 जूल एनर्जी खर्च होता है, उसी को बोला जाता है वहाँ पे 1 वोल्ट बोला जाता है। ठीक है, तो मैंने पहले भी बोला डेरिवेशन कंप्लीट है, तो समझिए कि आपका डेफिनेशन भी कंप्लीट है। तो 1 जूल एनर्जी जो मतलब स्पेंड होता है 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने में, वही हमारा 1 वोल्ट होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस होता है, 2 पॉइंट के बीच का जो डिफरेंशियल होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, सिंपली है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये आपका हो गया। अब एक चीज़ और है यहाँ पर, जो ऐसा यूनिट मैंने वोल्ट तो बता दिया, और किनके नाम पर है, वो अलेक्जेंड्रो वोल्टा के नाम पे है, और वो इटालियन फिजिक्स थे, उनके नाम पर है। और 1 वोल्ट बराबर मैंने आपको बताया 1 जूल 1 कूलम हो गया, सॉरी माफ कीजिएगा, 1 कूलम हो गया, यानी जूल पर कूलम जो होता है वो वोल्ट होता है। तो सीधी सी बात है, 1 जूल होगा, अगर किसी कंडक्टर में 1 जूल एनर्जी खर्च हो रही है 1 कूलम को लाने में, तो 1 वोल्ट होगा ही। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब सर्किट डायग्राम है, तो सर्किट डायग्राम ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, तो हम इन सब पर भी देखेंगे। हम एग्जाम्पलर में जो एग्जाम्पलर का जो क्वेश्चंस होगा उस पर भी हम उस पर मतलब वीडियो एक बनाने वाले हैं। ठीक ना, सबको तो बारी बारी से आपको क्लियर करके आपको सारे चीज़ें सॉर्ट आउट कर देंगे, क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो हमें जो कन्वीनियंट वे में हमें उसको एक स्कीमेटिक डायग्राम रिप्रेजेंट करना है, किसी भी करंट को सिंबॉलिकली उसमें क्या क्या यूज़ किया जाते हैं, है ना, तो उन सब चीज़ों को हमें देखना है, क्योंकि एग्जामिनेशन के पर्पस से कभी कभी सर्किट भी दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये इसमें जो भी अप्लायंसेज यूज़ किए गए हैं वो रियलिटी में है या नहीं, या मतलब इधर से उधर, उधर से इधर कर दिया जाता है। ओके, तो दोस्तों एक चीज़ और है, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इसमें जितने भी जो सिंबल यूज़ किए गए हैं सर्किट डायग्राम को, है ना, तो उन सिंबल को आपको मेमोराइज़ कर लेना है एग्जामिनेशन के पर्पस से। ओके, तो क्योंकि एग्जामिनेशन में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम भी ज़्यादा है नहीं, तो इसी के रिगार्डिंग में मैं एक एक करके सोच रहा हूँ कि सारे वीडियो को बना दूँ ताकि स्टूडेंट को फ़ायदा हो जाए, है ना। तो एक एक चलते हैं। उसके बाद बैटरी जो है कैसे होगा, प्लग है तो ओपन है, ये क्लोज हो गया, वायर ज्वाइंट है, ये कैसे होगा। फिर आपको आगे आपका हो गया वायर जब क्रॉस करेगा, है ना, तो उसमें बिना ज्वाइन किए हुए वो कैसे होगा। फिर बल्ब है, वेरिएबल रेसिस्टेंस है, और वेरिएबल रेसिस्टेंस रियोस्टेट हो गया, तो ये आपके वेरिएबल रेसिस्टेंस हो गया, ये रियोस्टेट हो गया, तो ये ध्यान देना है आपको। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पर जो अमीटर है ये भी ध्यान देना है कि प्लस किधर है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सर्किट में कभी कभी अमीटर को भी यूज़ करके, है ना, इसके बारे में भी आपको सारी मतलब टोटल चीज़ें हैं ना वो आपको सारी मतलब क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो पहले आपको समझा दिया जाए, वो मतलब जो भी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं वो उसको मैं बता दूंगा, फिर उसके बाद सेशन बनाऊंगा, एक पूरे प्रॉब्लम को बताऊंगा, फिर उसके बाद जो डायग्राम होगा वो एग्जाम्पलर में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, चलिए आगे तो बढ़ते हैं ओम्स लॉ की तरफ में। तो ओम्स लॉ में क्या है ना कि सर साइमन ओम्स सामने एक एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने जो बताया था कि देखिए कि भैया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और करंट जो पास करता है ना उसके बीच में रिलेशन होता है ना। यानी कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो करंट किसी कंडक्टर के क्रॉस पास करेगा ना उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि उसको जब इक्वेट किया जाएगा ना तो उसमें आईआर होगा, और यहाँ पर जो
रेसिस्टेंस जो वैल्यू होगा, है ना, जो रेसिस्टेंस होगा वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, क्योंकि कभी भी जो प्रोपोर्शनैलिटी यूज़ किया जाता है ना, उसको इक्वेट करने के लिए कांस्टेंट वैल्यू का यूज़ किया जाता है। कभी भी आप किसी इक्वेशन में देख लो, जब भी कभी भी आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी, क्या चैप्टर है मैथमेटिक्स का है, वो छोटे स्टैंडर्ड से इसलिए पढ़ाया गया था कि भैया देखो कि जो भी क्वांटिटी अगर प्रोपोर्शनैलिटी में है, अगर उस दोनों का रेशियो लेंगे ना तो पक्का आएगा, मतलब कांस्टेंट होगा, तो वो अलग चीज़ है। यहाँ ये है कि जब भी कभी भी इक्वल अगर प्रोपोर्शनैलिटी है, अगर उसको इक्वेट किया जाएगा तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज़ किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे आर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ओके, चलिए उसके बाद ओम्स लॉ तो समझ में आ गया कि ओम्स लॉ में क्या था, है ना। और मैंने आपको बताया था टॉपिक में कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में जो आपका ओम्स लॉ में और ओम्स लॉ के और इस वेरिफिकेशन में क्या था, तो उसमें पहले 12.1 है, तो 12.1 में आपका क्या क्या है, इसमें आपको ओम्स लॉ को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है कि एक नाइक्रोम वायर होगा, लेंथ है उसका है दे रखा है 0.5 मीटर है, मीटर भी है, वोल्ट मीटर भी है, और सेल भी है, इसमें 4 सेल है, तो 1.5 वोल्ट है, वोल्ट हो गया, 4 सेल हो गया, तो ये 6 वोल्ट की बैटरी हो गई टोटल, ठीक है। और उसके बाद इसमें नाइक्रोम वायर भी है, इसमें निकल, याद रखना है नाइक्रोम वायर को, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी पूछ भी दिया जाता है कि मतलब नाइक्रोम वायर का आप बताओ कौन कौन से इसमें मेटल है, तो निकल, क्रोमियम और मैग्नीज और आयरन मेटल्स हो गए, याद रखना है सर। चलिए आगे, तो ये चीज़ें उसमें अटैच कर दिया गया है ना। तो देख रहे हैं इसमें ये भी चीज़ें मैंने आपको बताया था ना अभी कि अमीटर को यहाँ देखिए प्लस बैटरी है, यहाँ पर है ना, आपका बैटरी यहाँ पर है और देखिए प्लस यहाँ है, तो प्लस कहाँ है, ये निगेटिव इधर है तो निगेटिव इधर है, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट आपको ध्यान देना है, कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, अमीटर का भी अरेंजमेंट थोड़ा गड़बड़ कर दिया जाता है, ठीक ना। तो सीरीज में जोड़ा जाता है, खैर ये सब तो बाद में बताया जाएगा, एक एक करके आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको जो है जोड़ दिया गया है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि भैया देखिए आपका जो है ना, मतलब इसमें वोल्ट में है, मीटर में है, सॉरी वोल्ट है और एम्पियर है, दोनों को अमाउंट रखिए और दोनों का रेशियो निकालिए, ठीक है। तो रेशियो निकालने के बाद ओम्स लॉ का वही चीज़ है कि वहाँ पर आपको यहाँ आई निकालना है, V बाई आई, तो हमेशा आपको R आएगा, यानी कांस्टेंट वैल्यू, यहाँ भी R, यहाँ भी R, यहाँ भी R, यहाँ भी R, तो समझ में आ गया कि हाँ उसका ओम्स लॉ का ही है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर होगा तो उसका रेशियो जो आएगा वो कांस्टेंट होगा। तो यही चीज़ों को बताया जा रहा है वेरिफिकेशन में, इसलिए यहाँ पर एक वैल्यू को यूज़ करके, यहाँ पर है ना, पोटेंशियल डिफरेंस का यूज़ करके, करंट का यूज़ करके आप जब इसका वैल्यू निकालोगे तो आप ज़रा चेकआउट करना कि हाँ क्या है, और अगर ये आप याद हो जाता है दोनों तो समझ लीजिए कि आपका वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो वेरिफिकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको कभी भी पूछा जाएगा तो आप कुछ एग्जांपल्स या इसको आप एक्टिविटी को याद रखे रहना और इस वैल्यू को भी याद रखे रहना, है ना, या आप कोई वैल्यू को रखे रहो और देखो कि V बाई आई का रेशियो जो है ना वो हमेशा सेम आता है ना, एक मतलब जो इससे ओरिजिन से पास करते हुए जा रहा है ना, वो समझ लो कि वो यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म मतलब आपका कांस्टेंट जा रहा है, ठीक है ना। तो ग्राफ आप आफ्टर ऑल 10th में है तो आपको पता होगा, क्योंकि मोशन का जो चैप्टर आपने 9th में पढ़ा था उसमें आपको ग्राफ के बेसिस से आपको सारी जानकारी होगी, आई होप, तो इसके कारण से आपको मालूम चल रहा होगा। ऐसे भी जो रेशियो जो आएगा वो V बाई आई का कांस्टेंट वैल्यू आएगा, तो यही चीज़ उनका था यहाँ पर। इसीलिए वेरिफिकेशन में ये चीज़ था कि सर साइमन ओम ने जो बोला था ना कि दोनों का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा, यानी कि R होगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए ये तो समझ में आ गया, और रेसिस्टेंस का यूनिट जो होता है वो ओम होता है, ठीक है। चलिए तो एक चीज़ ये भी हो गया। अब 1 ओम बराबर जो होगा, जाहिर सी बात है कि V बराबर IR हो गया यहाँ पर, है ना, ये I हो गया, तो सिंपल सी बात है कि V बाई आई हो जाएगा यहाँ, यानी वोल्ट और पर एम्पियर बराबर जो हो जाएगा वो 1 ओम हो जाएगा। तो याद रखना है सर, ठीक है, मतलब डेरिवेशन याद तो डेरिवेशन याद तो यूनिट जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिस क्वांटिटी को, उसका यूनिट भी याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए
तो फिर उसके बाद जो है 12.2 भी है आपका 12.2 जो था वो आपका 12.1 और 12.2 इसी पर बेस था रेसिस्टेंस को चेकआउट करने के लिए। इसलिए इसमें यहाँ पर एक वायर लगा दिया गया, इसमें नाइक्रोम वायर है ना। तो इसमें एक क्या है, इसमें नाइक्रोम वायर है। तो नाइक्रोम वायर यहाँ हो गया, 10 वोल्ट का वोल्ट हो गया, और फिर टॉर्च है, तो यहाँ पे टॉर्च को यूज़ कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें तीनों में आपको रेसिस्टेंस चेकआउट करने के लिए बताया जा रहा है इस 12.2 एक्टिविटी के हेल्प से। ठीक है, और इसमें रेसिस्टिविटी बोला हूँ, तो रेसिस्टेंस किस में होगा आप आशा कर सकते हैं, जिसमें आपका एलओए है यहाँ पर आफ्टर ऑल, तो इसमें नाइक्रोम वायर में सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल कितने मेटल इसमें होंगे, कितने होंगे इसमें, मेटल आपका कौन कौन था, मेटल आपका हो गया निकेल है, CH है, क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया और Fe हो गया। यानी किसको क्या बोला जाए सर, निक्रोमैन Fe है ना, यानी निकल कर छोड़, सीधे इसे याद रखो, निकल कर छोड़ मतलब क्या बोले जाए, मतलब निकल कर छोड़ मैन फेल हो गया, निकल कर छोड़ मैन फेल हो गया ना। तो याद रखना है, निकल कर छोड़ मैन फेल हो गया, याद रखिए, हो गया, कहानी ख़त्म है। ठीक है, यानी पूरा का कॉम्बिनेशन जो हो गया वो नाइक्रोम वायर हो गया। ठीक है, नाइक्रोम। तो ऐसे भी अगर आपको याद नहीं आता ना सर, तो ऐसा कीजिए कि अगर याद ना आए तो नाइक्रोम, बस एक F का थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना। तो निकेल हो गया, क्रोमियम है, और M से हो गया मैग्नीज हो गया, और ये फेरम हो गया, आयरन भी है। तो 4 इसमें है, ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो नाइक्रोम फेल याद कर लीजिए, हो गया, कहानी ख़त्म है। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पर चीज़ों को बताया जा रहा है। अब चलते हैं इसमें कि फैक्टर जो रेसिस्टेंस जो है किस पर डिपेंड करता है, वो चीज़ें ध्यान देना है। तो शायद नोट्स बोल रहा हूँ, वो टॉपिक में थोड़ा सा यहाँ पर रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर छूट गया था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा छूटने की वजह से। ठीक ना, तो सारा चीज़ यही चीज़ था। तो इसमें 12.3 एक्टिविटी है, इसमें भी अमीटर नाइक्रोम वायर लेंथ जो है इसका L, और इसमें अटैच कर दिया गया है, और इसमें बताया गया है इसमें कि कैसे रेसिस्टेंस जो है किस पर डिपेंड करता है, लेंथ क्या रखा गया है, एरिया क्या रखा गया है उसका। तो किसी भी एक कंडक्टर को यूज़ करेंगे तो रेसिस्टिविटी तो वही होगा, चाहे लेंथ बढ़ा दो, चाहे उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब हो जाता है ये पूरा बॉडी मत मानिएगा, ये फेस, यानी जिससे जो करंट पास कर रहा है वो हो गया। ठीक है, ध्यान रखना है इसमें। चलिए, तो इसमें आपका यही चीज़ हो गया इसमें। तो इसमें ऑब्जर्व किया जाता है यहाँ पर कि अगर अमीटर रीडिंग डिक्रीज करता है तो जब लेंथ जो वायर होगा ना वो डबल हो जाता है, क्योंकि रेसिस्टेंस जो होता है ना वो लेंथ के क्या होगा, यहाँ पर लेंथ के वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हाँ, तो रेसिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो करंट कम जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर करंट अगर कम है, अगर ज़्यादा होता है रेसिस्टेंस कम होगा, लो रेसिस्टेंस होगा। ठीक है, तो लेंथ भी वहाँ पर कम हो जाएगा, ये भी चीज़ है। अगर आप यहाँ से ले करके आप ले जाइए कहीं पर और दौड़ा दीजिए वायर को, और वहाँ से करंट पास करवा दीजिए, तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा उसमें, मतलब करेगा लेकिन बहुत कम पड़ेगा। ठीक है, तो खैर चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो ये चीज़ हो गया। अब उसके बाद जो है, तो इसीलिए यहाँ पर जो रेसिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और रेसिस्टेंस जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1 बाय एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन हो गया। इन्वर्सली आप रेसिस्टेंस को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलिए एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, या रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बाई ए, यानी कि जो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन है किसी कंडक्टर का वो हो गया। ठीक है, दोनों की चीज़ें की वही चीज़ है, और इसी दोनों को यूज़ करके
वहाँ पे फिर आ जाता है यहाँ पर ये, यानी R इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई ए हो जाता है। ठीक है, यूनिट भी इजी है, मालूम चल जाएगा कि रेसिस्टेंस का क्या हो जाएगा। जैसे R बराबर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है ना, तो क्या हो जाएगा, रो बराबर क्या होगा R इंटू ए बाई एल हो गया। तो रेसिस्टेंस का हो जाता है ओम, एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और लेंथ का हो जाएगा मीटर। यानी यहाँ से कटेगा तो क्या मिलेगा, मिल जाएगा वैल्यू यहाँ पर ओम मीटर। तो ये रेसिस्टेंस का यूनिट, रेसिस्टिविटी का यूनिट हो जाएगा ये। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए, तो इसलिए ध्यान ये भी चीज़ को रखना है यहाँ पर। अब इसमें वैल्यू को अगर आप याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए। और इसमें छोटा सा एक चीज़ है, कॉन्स्टेंटन हो गया, मैग्नीन हो गया, नाइक्रोम वायर हो गया। ठीक है, तो याद रखना है इसको। आगे चलिए, आगे देखता हूँ। तो ये जो भी चीज़ें हैं इस पर न्यूमेरिकल है, मैं आपको फिर मैं बोल रहा हूँ कि अगले जो वीडियो जो होगा मैं उसमें आपको बताऊँगा। तो उसमें इसके बाद रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ने पर क्या होगा, ठीक ना। तो रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ने पर उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो आपका क्या होता है ना कि आर इक्विवेलेंट जो होगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 ये होते जाएगा। यानी कि जितने भी रेसिस्टेंस है उनके इक्विवेलेंट में कौन सा रेसिस्टेंस लिया जाए जो उसके सम के मतलब उसके उन सभी के बराबर होगा। तो सभी के बराबर मतलब उन सब का क्या होगा ना कि जोड़ उसका जो जितने भी रेसिस्टेंस उसमें ऐड किए जाएंगे मतलब उसका सम निकालना, और जो वैल्यू आता है वही हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो इसमें करंट एक्चुअली में सेम होता है, चाहे वो R1 से पास करे तब, R2 से पास करे या R3 से पास करे, या पूरे लगे हुए हैं उसमें रेसिस्टेंस और सीरीज में है तो करंट का वैल्यू सेम होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो डेरिवेशन इसका जो डेरिवेशन होगा वो सिंपल है। करंट जो होगा इसमें सेम होगा, है ना। तो चेंजिंग इसमें हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, ठीक ना। तो V इक्विवेलेंट जो होता है वो V इक्विवेलेंट हो जाएगा वो V1 प्लस V2। अगर दो ही रेसिस्टेंस अगर सीरीज में है तो सिंपल है कि इसमें क्या हो जाएगा, वहाँ पर वोल्टेज चेंजिंग है तो रेसिस्टेंस में भी चेंजिंग आएगा। यानी I R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 हो जाएगा। तो यहाँ पे I कॉमन ले लिया क्योंकि करंट सेम है, यानी R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 हो जाएगा सेम। ठीक है, तो इसमें अमीटर जो होगा सेम रीडिंग करेगा यहाँ पर क्योंकि करंट सेम है इसलिए। ओके, चल ये तो हो गया। तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पर आपको दे रखा हुआ है यहाँ पर ऐसे भी। और चलिए ये तो हो गया। और पैरेलल में फिर पैरेलल में है तो पैरेलल में कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको वोल्टेज सेफ का सेम होगा बट करंट में चेंजिंग आएगा क्योंकि तीनों का डायरेक्शन यहाँ पर चेंज हो जा रहा है। तो करंट में चेंजिंग का मतलब यहाँ पर इक्विवेलेंट यहाँ जो हो जाएगा I1 प्लस I2, ये दो ही लेते हैं, स्क्रीन का मैं छोटा इसलिए। तो यहाँ पर वैल्यू जो आएगा वो भी R इक्विवेलेंट होगा। तो VR1 प्लस VR2, तो फिर से इसमें चेंज करेंगे इसमें वैल्यू को, है ना। तो हमारा वैल्यू यहाँ पर आएगा क्या, V से V कैंसिल होते चला जाएगा इसमें कॉमन ले करके, तो मिलेगा हमारा यहाँ पर क्या, यहाँ हमारा मिलेगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो दो रेसिस्टेंस पर जैसे जैसे होगा उसका रेसिप्रोकल का सम का इक्विवेलेंट जो रेसिस्टेंस है उसके रेसिप्रोकल के इक्वल आएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक ना। और जितने दोनों में कंपैरिजन करके देखा जाए तो रेसिस्टेंस इन सीरीज में क्या होगा कि मतलब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होता है ना वो सबसे बड़ा होगा क्योंकि सब सम आता है। और वही पैरेलल में आएगा तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, पैरेलल में है कि सब मतलब अगर वन पार्टिकुलरली अगर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन पैरेलल की बात करें तो उसका जो वैल्यू होगा पार्टिकुलर रेसिस्टेंस से छोटा आएगा वैल्यू क्योंकि रेसिप्रोकल है, ठीक ना। तो ये चीज़ हो गया। तो 12.4 जो हो गया उसी पर बेस्ड है हमारा, है ना। तो इसमें एक एक करके है, इसमें आपको ये एक्टिविटी बनाने की बहुत ज़रूरत है। इसमें आपको पता चलेगा कि मतलब अमीटर को पोजीशन का चेंज कर दिया गया है बट उसका और अमीटर को रीडिंग करने के लिए भी बोल रहा है कि भैया रीड करके देखो तो पता चलेगा आपका रीडिंग स्केल सेम है।
तो इसीलिए आपको चेकआउट करने के लिए बोला जा रहा है कि आपका इससे भी क्या होगा, और इस पर क्वेश्चन भी है आपका, है ना। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर आपको मिलेगा, इसके एक्सरसाइज में ही मिलने जाएंगे वैल्यू, है ना, आपका एक्सरसाइज में। हाँ, यहाँ पर शायद जी, तो ये भी है उसी तरह से ही है ये शायद शायद हाँ, ये भी वही है। और एक और एक्सरसाइज है, क्वेश्चन है, और मैं चर्चा करूँगा बाद में, आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा। पहले फिर उसके बाद पैरेलल में भी है, वही चीज़ है। फिर आपको करंट का जो चेकआउट करने के लिए वो भी है, और साथ साथ देखते चलिए कि कैसे अरेंज कर रहा है सर्किट डायग्राम को। सर्किट डायग्राम का कैसे है, अमीटर कैसे ऐड किया गया है, यहाँ आपका मतलब बैटरी क्या है, निगेटिव है ना, पॉजिटिव यहाँ पर पॉजिटिव, तो ध्यान रखना है चीज़ों को, ठीक ना जी। तो ये चीज़ों को देखना है, और ये भी चीज़ देखना है कि करंट मतलब सीरीज में जो है उसका मतलब अमीटर इंडिपेंडेंट है, कहीं भी डाल दीजिए सेम रीडिंग स्केल, बट क्या होगा ना कि पैरेलल में डालने पर वो आपका सेम नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट होता है। चलिए, ये तो क्लियर है, आगे चलते हैं, बढ़ते हैं इसके बाद। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया। अब इसी के बेसिस पर ये आपका 12.6 एक्टिविटी है। मैंने आपको बताया था हर एक्टिविटी आपको बताऊंगा एक एक चीज़ करके, और हर एक्टिविटी में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती हो इसके रिगार्डिंग में तो अपना फीडबैक ज़रूर दें। और अभी तक आपने मेरे वीडियो को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करिए, कृपया बेल आइकन ज़रूर दबाएं और अपना फीडबैक शेयर करें, और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। आगे चलते हैं दोस्तों। तो इसके बाद जो है इसके बाद हाँ, तो हीटिंग इफेक्ट हो गया। इसमें हीटिंग इफेक्ट में इसी में मैंने आपको बताया था जूल्स लॉ भी है ना। तो जूल्स लॉ में आपको यहाँ पर क्या है ना कि हीटिंग इफेक्ट जैसे एक्चुअली में है क्या, जैसे आपको पता है कि I बराबर क्या होता है, यहाँ पर Q/T होगा, यानी Q बराबर क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया आपको। उसके बाद V बराबर क्या होता है, W बाई यहाँ पर क्या होगा, Q होगा, यानी W बराबर हो जाता है VQ, ठीक ना, और Q की जगह पे क्या हो जाएगा, हमारा IT हो जाएगा, यानी W बराबर V के जगह पर नहीं, V तो सेम रहेगा, यहाँ IT हो जाएगा, ठीक है, और V के जगह पे I² डाल देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो वैल्यू आएगा यहाँ पर, यानी इस वर्क जो हमारा खर्च होगा उसमें जो हीटिंग इफेक्ट होने का, इलेक्ट्रिक करंट जब पास करेगा उसमें जो एनर्जी जो रिक्वायर्ड है, यानी हीट जो उसमें जो प्रोड्यूस होगा, I और I क्या हो जाएगा यहाँ पर, I² RT। तो पहला हो गया यहाँ पे करंट के कारण से, है ना, तो इलेक्ट्रिक करंट के कारण से जो डेरिवेशन है SO, फिर पोटेंशियल डिफरेंस है वो SO, है ना, और उसके बाद यहाँ पर जो आया यहाँ पर, है ना, ओम्स लॉ से थर्ड, यानी पहला सेकेंड है और ये थर्ड हो गया ओम्स लॉ। तो ये तीनों का यूज़ करके आपका हीटिंग इफेक्ट का आता है यहाँ पर H=I² RT आता है, ठीक है। तो याद रखना है इसमें, क्योंकि इसमें एक्चुअली में क्या है ना कि H बराबर जो I² RT हुआ, तो यहाँ हीट जो है वो I² R के मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यह आपको यहाँ क्या हो जाएगा ना कि अगर सबको कांस्टेंट कर दे तो रेसिस्टेंस के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और ऐसा भी है, कहीं कहीं क्वेश्चन ऐसा भी चीज़ें आएगा जो मैं देखिएगा रेसिस्टेंस ज़्यादा भी है फिर भी आपको कहीं पर इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी आता है, बट वो आपको क्वेश्चन दे के मैं आपको बताऊंगा, ओके। तो ये एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है, वो आपको मैं बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, वहाँ पे किसको कांस्टेंट रखना पड़ता है, इसलिए किस लिए क्यों रखने के कारण से मतलब उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में आता है, ओके, मैं आपको बताऊंगा। तो पहले कंसेप्ट क्लियर कर दूं उसके बाद, ओके, क्योंकि कुछ चीज़ें क्वेश्चन से ही आपको समझ में आता है। तो भैया ये फिजिक्स है, बिना न्यूमेरिकल सॉल्व किए हुए ना सारा थ्योरेटिकल बेकार हो जाएगा सर। तो ठीक है, चलिए, तो ये तो समझ में आ गया। और एक चीज़ और बोलना था कि यहाँ पर ये इसको जूल्स लॉ भी बोला जाता है, ठीक है। तो याद रखे रहिएगा कि जूल्स लॉ होता क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द करंट हो गया,
और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेसिस्टेंस के करंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम जो जितने टाइम में वो करंट उस रेसिस्टर से पास करता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया आपका। चलिए अब उसके बाद आपका जो हो गया यहाँ पर लास्ट है, सॉरी, इसमें हीटिंग जो इफ़ेक्ट होगा, जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ना, जैसे आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिक जो हीटिंग होगा लाइट में होगा, या फिलामेंट टंगस्टन में होता है वो, या आपका क्या बोलते हैं उसको, जैसे आयरन हो गया, हीटर है, ओवन है, टोस्टर है, ठीक है, लॉन्ड्री आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक केटली है, इलेक्ट्रिक हीटर है, इन सब को इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है। तो सारे चीज़ें कुछ ना कुछ रीज़न हैं जो हमें समझने के लिए ज़रूरी होती है ना। तो उसी के बेस पे ये चीज़ क्वेश्चन है, और इसके बेस पे क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, इसलिए ध्यान देना है। ठीक है, बहुत चीज़ें हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो फ्यूज़ होता है वो क्यों, मतलब उसका रेटेड क्या होता है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर भी होता है। इलेक्ट्रिक आयरन जो कंज्यूम करता है 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर, है ना, तो उसको हम लोग समझेंगे आगे। चलिए, और अगर सपोज़ कीजिए कि अगर 4.5 मतलब एम्पियर का होगा तो उसमें 5 एम्पियर का फ्यूज उसमें डाला जाता है, क्योंकि इतना का अगर होगा तो मेल्ट ही कर जाएगा, है कि नहीं। चलिए, ये तो हो गया। अब इलेक्ट्रिक पावर हो गया, तो इलेक्ट्रिक पावर बराबर आपका क्या होता है, यहाँ पर पावर का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर कि इसका वॉट हो जाता है पावर, मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक पावर जो हो जाएगा वो VI, यानी कि यहाँ पर ऐसा होता है। ठीक ना, मतलब जो एनर्जी जो खर्च हो रही है ना पर यूनिट टाइम में, यानी P बराबर W/T, जो हम लोग 9th में पढ़े थे ना, वही चीज़ इसमें भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। ठीक ना, तो 9th का थोड़ा सा सेशन मैंने बनाया नहीं है, तो मैंने उनका पूरा सेशन बाकी है, मैं बनाऊंगा सेशन में जो भी वीडियोस उनका है, जो एनर्जी उसके बाद क्या हुआ कि एनर्जी है उस पर, और पावर है उस पर बनाना है मुझे, ग्रेविटेशन में बनाना है, सारी चीज़ें में बनाना है, इनका भी बनाना है। ठीक ना, ओके, चलते हैं आगे पॉइंट की तरफ में। तो उसके बाद तो ये आपका W हो गया, तो जूल पर सेकेंड जो होता है वो पावर होता है, 1 वोल्ट बराबर। वही चीज़ यहाँ पर V है, V बराबर है, यानी वोल्ट हो जाएगा यहाँ पर, और एम्पियर हो गया। ठीक है, और एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा, जूल, यहाँ पर जूल पर कूलम हो जाएगा, है ना, सॉरी, एम्पियर बराबर जूल पर सेकेंड होगा, माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पर जो ऐसे भी P बराबर VI भी होता है, और ओम्स लॉ की जगह पे आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, फिर से I स्क्वायर I इंटू R, ओम्स लॉ के यूज़ करके फिर I है तो I स्क्वायर R भी हो जाएगा, ये ध्यान रखना है ना। चलिए, ये तो समझ में आ गया, और ये भी याद रखना है आपको, ये चीज़ें हैं, ये भी याद रखना है। कॉमर्शियल यूनिट होता है, ये भी ध्यान रखना है कि वॉट आवर हो गया, ये भी जो चीज़ है वो एनर्जी का ही यहाँ पर यूज़ कर रहा है, क्योंकि उसमें टाइम तो ज़रूर है ना। चलिए, ये तो हो गया, क्योंकि P बराबर W/T, तो W बराबर PT तो ज़रूर होगा, तो PT मतलब W और टाइम का यहाँ पर आएगा, आवर आ गया, तो वॉट आवर आए चाहे किलोवाट आवर आए, तो एनर्जी का कंज्यूम का है ही, है कि नहीं। चलिए, कभी 1 मार्क्स में क्वेश्चन में पूछ दें, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, और आशा करता हूं कि मैंने सबका अगर मतलब कंसेप्ट में अगर कहीं पे प्रॉब्लम आया होगा तो अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर आपको लगता है कि इससे मतलब अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है तो आप ज़रूर अपना फीडबैक दें, और ताकि आपके फीडबैक से मेरे लिए कुछ वर्क इसको और मॉडिफाई करके आपके सामने मैं रिप्रेजेंट कर सकूं। ओके, तो क्वेश्चंस जो आपको जो इसमें न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स पे भी हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करवाना है, आपको बताना है, समझाना है, ताकि आपको मालूम चले कि हाँ न्यूमेरिकल कितना आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक ना, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर न्यूमेरिकल आपको अभी से बनाने की आदत हो जाएगी तो जितने भी NDA हो गए और या नीट है या जितने भी IIT हैं उन सब में भी इसकी इम्पोर्टेंट होती है ना। तो अगर आदत बन जाएगी ना, मतलब आपको न्यूमेरिकल्स बनाने की, तो मज़ा आता है न्यूमेरिकल्स पे, क्योंकि जितना न्यूमेरिकल्स अगर स्ट्रांग होगा ना तो ये सब अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक ना, डायग्राम से लेकर के सारी चीज़ें जो होती हैं ना क्लियर हो जाते हैं।
और बाय द वे अगर देखा जाए आफ्टर ऑल तो एग्जामिनेशन पर्पस से भी आपको ध्यान देना है इसमें, ठीक ना, क्योंकि इसमें से एक मुझे लगता है कि अगर शायद इलेक्ट्रिक पावर से ना इसमें एनर्जी कंज्यूम का जो यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन है ना वो 9th में भी आप मतलब जो लास्ट क्वेश्चन है ना वो आपको ध्यान देना है। इस तरह का टाइप का क्वेश्चंस या मतलब यहाँ तो इलेक्ट्रिक जनरेटर को यूज़ कर दिया गया है, कोई भी और भी यूज़ कर सकता है, तो जनरेटर देख करके या सॉरी रेफ्रिजरेटर लिखा हुआ, माफ़ कीजिएगा, रेफ्रिजरेटर लिखा हुआ है, तो ये देख करके मतलब आप कंफ्यूज ना हो जाए कि हाँ भैया रेफ्रिजरेटर दिया हुआ है तो इसका कहाँ से आ गया, तो ऐसा नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, पावर दे रखा है, टाइम दे रखा है, 30 डेज़ का यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है, कितने टाइमिंग लग रहा है यहाँ पर, तो उसने के हिसाब से हम एनर्जी कंज्यूम निकाल लेंगे और 1 किलोवाट का आवर का यहाँ पे दे रखा है अमाउंट कितना है, तो टोटल कितना होगा। ओके, आराम से निकल जाएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओके, नमस्कार।